Assalamualaikum dear students, this is me Habibullah and welcome to CPI Academy. Dear students, आज हम फर्स्ट ईयर बायोलॉजी के चैप्टर नंबर फर्स्ट सेल बायोलॉजी से माइटोकॉन्ड्रिया स्टडी करेंगे। तो आइए शुरू करते हैं। द वर्ड माइटोकॉन्ड्रिया इज डिराइव्ड फ्रॉम टू ग्रीक वर्ड्स। मतलब मेरा मतलब ये है कि सबसे पहले हम माइटोकॉन्ड्रिया का लेटरल मीनिंग वो जानते हैं। तो जिस तरह मैंने लिखा है कि माइटोकॉन्ड्रिया का लफ्ज़ दो ग्रीक वर्ड से निकला है, एक हमारे पास है माइटोस और दूसरे हमारे पास है कॉन्ड्रियन। माइटोस का मतलब है थ्रेड लाइक और कॉन्ड्रियन का मतलब है ग्रेन्यूल और वेसिकल, जिसे हम दाना भी कहते हैं। अभी हम आते हैं डिस्कवरी की तरफ। तो माइटोकॉन्ड्रिया को 1850 में केनेकर नामी साइंटिस्ट ने डिस्कवर किया था और तकरीबन 12 साल बाद माइटोकॉन्ड्रिया को बेंडा ने यही नाम दिया था। तो ये दो साइंटिस्ट आप लोग माइटोकॉन्ड्रिया की डिस्कवरी में आप लोगों ने याद रखने हैं। अभी हम आते हैं फर्दर डिटेल की तरफ। तो जो हमारे पास माइटोकॉन्ड्रिया है ये यूकैरियोटिक सेल में सिर्फ और सिर्फ मौजूद होते हैं, ठीक है। और जो यूकैरियोटिक सेल है इसमें माइटोकॉन्ड्रिया एटीपी की सिंथेसिस करता है। तो इसी वजह से हम माइटोकॉन्ड्रिया को पावर हाउस ऑफ द सेल भी कहते हैं, क्योंकि सेल में 90% एनर्जी माइटोकॉन्ड्रिया जनरेट करती है। तो जो सेंटेंसेस मैंने आप लोगों के लिए लिखे हैं वो आप लोग एक दफा देखिए। माइटोकॉन्ड्रिया इज इंपॉर्टेंट सेल ऑर्गेनेली व्हिच इज प्रेजेंट ओनली इन यूकैरियोटिक सेल and involved in the synthesis of ATP from the organic food. Hence, mitochondria is called powerhouse of the cell. And mitochondria prepared 90% of the cell energy. यानी जो total cell energy है उसकी 90% energy कौन generate करता है? वो mitochondria generate करता है। और इसी वजह से हम mitochondria को powerhouse of the cell भी कहते हैं, ठीक है। अभी हम आते हैं माइटोकॉन्ड्रिया की नंबर की तरफ। तो जो हमारे पास माइटोकॉन्ड्रिया है उसका नंबर वो डिफरेंट होता है, यानी डिफरेंट सेल्स में डिफरेंट नंबर ऑफ माइटोकॉन्ड्रिया वो पाए जाते हैं। तो मैंने लिखा है कि द नंबर इन साइज डिपेंड्स ऑन फिजियोलॉजिकल एक्टिविटी ऑफ द सेल। व्हाई? बिकॉज इट डिफरेंट, जो हमारे पास माइटोकॉन्ड्रिया है वो डिफरेंट होता है डिफरेंट सेल्स में। जस्ट लाइक मैंने आप लोगों को एक एग्जांपल दिया है कि जो हमारे पास लीवर सेल्स हैं, न्यूरॉन्स होते हैं और जो मसल सेल्स हैं उनमें माइटोकॉन्ड्रिया की तादाद सबसे ज्यादा होती है। उसकी मेन वजह ये है कि ये जो हमारे पास सेल्स होते हैं ये फिजियोलॉजिकली एक्टिव होते हैं, यानी उनकी जो फंक्शनल एबिलिटी है वो बहुत ज्यादा होती है। और उनमें माइटोकॉन्ड्रिया की तादाद कितनी होती है? वो 100 से लेके तकरीबन 2000 या 2000 प्लस माइटोकॉन्ड्रिया इन सेल्स में पाई जाती है। और जो हमारे पास रेड ब्लड सेल्स हैं उनमें माइटोकॉन्ड्रिया की तादाद 0 होती है। तो आप लोग याद रखिएगा कि जो सेल्स फिजियोलॉजिकली जितना एक्टिव होगा उनमें उतने ज्यादा माइटोकॉन्ड्रिया वो मौजूद होंगे। स्टूडेंट्स, अभी हम आते हैं माइटोकॉन्ड्रिया की स्ट्रक्चर की तरफ। तो आप लोग याद रखिएगा कि अगर आप लोग माइटोकॉन्ड्रिया की एग्जामिनेशन करेंगे कंपाउंड माइक्रोस्कोप के जरिए तो आप लोगों को माइटोकॉन्ड्रिया या तो वेसिकल लाइक नजर आएगा या रॉड शेप की तरह नजर आएगा या फिलामेंटस की तरह नजर आएगा माइटोकॉन्ड्रिया। तो जो हमारे पास वेसिकल होता है वो इस तरह राउंडेड या सेक लाइक स्ट्रक्चर होता है और रॉड शेप तो आप लोगों को पता है कि इस तरह होता है, और फिलामेंटस जिसको हम थ्रेड लाइक स्ट्रक्चर भी कहते हैं। तो कंपाउंड माइक्रोस्कोपी के जरिए आप लोगों को माइटोकॉन्ड्रिया के ये 3 किस्म के स्ट्रक्चर्स नजर आ सकते हैं। अगर आप लोग इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप के जरिए माइटोकॉन्ड्रिया की एग्जामिनेशन करेंगे तो आप लोगों को एक कॉम्प्लेक्स स्ट्रक्चर नजर आएगा माइटोकॉन्ड्रिया का। और वो जो कॉम्प्लेक्स स्ट्रक्चर होता है माइटोकॉन्ड्रिया का वो कौन कौन से पार्ट्स पर मुश्तमिल होता है, आइए अभी हम वो डिस्कस करते हैं। तो जो कॉम्प्लेक्स स्ट्रक्चर इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप के जरिए हमें दिखाई देता है माइटोकॉन्ड्रिया का वो मुश्तमिल होता है डबल मेम्ब्रेन पर, इसके अलावा क्रिस्टी पर और इसके अलावा मैट्रिक्स पर। स्टूडेंट्स, ये जो स्ट्रक्चर्स मैंने आप लोगों को बताया ये अभी हम डिटेल के साथ डिस्कस करेंगे इंशाल्लाह इसी डायग्राम के जरिए। तो स्टूडेंट्स,
आइए अभी हम माइटोकॉन्ड्रिया का स्ट्रक्चर को डिस्कस करते हैं। तो जिस तरह मैंने आप लोगों को बताया कि जो माइटोकॉन्ड्रिया का स्ट्रक्चर होता है वो डबल मेम्ब्रेनियस होता है, तो सबसे पहले हम माइटोकॉन्ड्रिया का जो डबल मेम्ब्रेन होते हैं वो हम ड्रा करते हैं। तो आइए डिस्कस करते हैं। फॉर एग्जांपल ये हमारे पास माइटोकॉन्ड्रिया का आउटर मेम्ब्रेन हो गया, ठीक है, इसको हम कहते हैं आउटर मेम्ब्रेन। और एक उसमें होता है इनर मेम्ब्रेन, लेकिन जो इनर मेम्ब्रेन होता है उसमें फोल्डिंग्स मौजूद होती है इनर मेम्ब्रेन से, इनर मेम्ब्रेन में, जिसको हम कहते हैं, जो इनर मेम्ब्रेन है ये स्मूथ नहीं होता। आउटर मेम्ब्रेन हमारे पास स्मूथ होता है और इनर मेम्ब्रेन स्मूथ नहीं होता। इनर मेम्ब्रेन के अंदर इनफोल्डिंग्स मौजूद होती है और इन इनफोल्डिंग्स को हम कहते हैं क्रिस्टी, ठीक है। तो ये हमारे पास हो गए दो मेम्ब्रेन, एक हमारे पास आउटर मेम्ब्रेन है, एक हमारे पास इनर मेम्ब्रेन है, ठीक है। और जो इनर मेम्ब्रेन है इसमें इनफोल्डिंग्स मौजूद होती है और इन इनफोल्डिंग्स को हम क्रिस्टी कहते हैं, ठीक है। अब एक और पॉइंट आप लोग जहन में याद रखें कि जो हमारे पास इनर मेम्ब्रेन है और जो आउटर मेम्ब्रेन है, इन दोनों के दरमियान एक स्पेस मौजूद होता है जिसको हम इंटर मेम्ब्रेन स्पेस भी कहते हैं, इंटर मेम्ब्रेन स्पेस। स्टूडेंट्स, जो हमारे पास आउटर मेम्ब्रेन होता है ये हमारे पास स्मूथ होता है, ठीक है। स्मूथ के अलावा ये हमारे पास फ्रीली परमिएबल होता है, ठीक है। तो आप लोग याद रखिए कि जो हमारे पास स्मॉल मॉलिक्यूल्स है उनके लिए ये आउटर मेम्ब्रेन फ्रीली परमिएबल है, ठीक है। लेकिन जो हमारे पास लार्ज मॉलिक्यूल्स है, लार्ज मॉलिक्यूल्स के लिए ये परमिएबल नहीं है। तो आप लोग सोचिए कि किस तरह लार्ज मॉलिक्यूल्स इसी माइटोकॉन्ड्रिया में एंटर हो सकते हैं। तो उनके लिए हमारे पास माइटोकॉन्ड्रिया में चैनल्स ऑफ प्रोटीन्स मौजूद होते हैं, चैनल्स ऑफ प्रोटीन, और इन चैनल्स ऑफ प्रोटीन्स को हम प्रियॉन्स का नाम देते हैं, इन चैनल्स ऑफ प्रोटीन्स को हम प्रियॉन्स का नाम देते हैं, ठीक है। तो ये इस तरह हमारे पास स्मॉल पोर्स होते हैं आउटर मेम्ब्रेन में जिसके जरिए लार्ज मॉलिक्यूल्स वो एंटर होते हैं इनटू द माइटोकॉन्ड्रिया, ठीक है, मौजूद होती है। यानी ये हमारे पास रफ होता है, इट इज नॉट स्मूथ। ये हमारे पास स्मूथ होता है आउटर मेम्ब्रेन और इनर मेम्ब्रेन हमारे पास रफ होता है, इसमें इनफोल्डिंग्स मौजूद होती है और ये इनफोल्डिंग्स क्रिस्टी कहलाती है, ठीक है। अभी हम आते हैं क्रिस्टी की तरफ। तो हमारे पास क्रिस्टी क्या है, ये इनर मेम्ब्रेन की जो इनफोल्डिंग्स होती है इसको हम क्रिस्टी कहते हैं। आप लोग याद रखिए कि क्रिस्टी क्या है, द इनफोल्डिंग्स ऑफ इनर मेम्ब्रेन, इनर मेम्ब्रेन की इनफोल्डिंग्स को हम क्रिस्टी कहते हैं, ठीक है। क्रिस्टी के अंदर जो स्पेस मौजूद होता है इसको हम मैट्रिक्स कहते हैं, और जो हमारे पास मैट्रिक्स होता है ये जेल लाइक सब्सटेंस होता है। जेल लाइक सब्सटेंस को हम क्या कहते हैं, मैट्रिक्स कहते हैं। या जो हमारे पास इनर मेम्ब्रेन के अंदर जो स्पेस है इसको हम मैट्रिक्स कहते हैं। और आप लोग याद रखिएगा कि जो क्रिस्टी जो इनफोल्डिंग्स है ये मैट्रिक्स की तरफ होती है, मैट्रिक्स की तरफ होती है इनफोल्डिंग्स, जिसको हम क्रिस्टी कहते हैं। अभी जो हमारे पास मैट्रिक्स है अगर इसकी कंपोजिशन की तरफ हम आ जाए तो इसी मैट्रिक्स के अंदर सर्कुलर डीएनए मौजूद होता है, सर्कुलर डीएनए मौजूद होता है। फॉर एग्जांपल ये हमारे पास हो गया सर्कुलर डीएनए, जिसको हम माइटोकॉन्ड्रियल डीएनए भी कहते हैं, जिसको हम mtDNA भी कहते हैं, mtDNA। और आप लोग याद रखिए कि जो हमारे पास माइटोकॉन्ड्रियल डीएनए है ये इंडिपेंडेंट डीएनए होता है। मतलब अगर उसने किसी चीज की सिंथेसिस करनी हो, ये जो सेल का
न्यूक्लियस होता है उसमें जो डीएनए होता है इससे ये फॉर्मेशन वगैरह नहीं लेता, ये हमारे पास इंडिपेंडेंट डीएनए होता है। ठीक है, माइटोकॉन्ड्रियल डीएनए के अलावा माइटोकॉन्ड्रिया के मैट्रिक्स में राइबोसोम्स भी मौजूद होते हैं। ठीक है, तो मैट्रिक्स में कौन कौन सी चीजें मौजूद है, एक डीएनए मौजूद होता है और डीएनए के अलावा उसमें राइबोसोम्स भी मौजूद होते हैं। ठीक है, और आप लोग याद रखिए कि जो माइटोकॉन्ड्रिया का राइबोसोम है ये 55S का होता है, मतलब जो प्रोकैरियोटिक सेल का राइबोसोम होता है, यूकैरियोटिक सेल का जो राइबोसोम होता है, इससे ये राइबोसोम बिल्कुल मुख्तलिफ होता है, ये 55S का होता है। ठीक है, तो जो राइबोसोम होता है और जो डीएनए होता है ये दोनों मिलके प्रोटीन की सिंथेसिस करती है। ठीक है, तो चूंकि माइटोकॉन्ड्रिया अपना डीएनए उसके पास मौजूद होता है, उसके पास राइबोसोम मौजूद होता है, ये दोनों मिलके प्रोटीन की सिंथेसिस करती है, तो इसी वजह से हम माइटोकॉन्ड्रिया को सेल्फ रेप्लिकेटिंग ऑर्गेनेली भी कहते हैं, सेल्फ रेप्लिकेटिंग ऑर्गेनेली। तो अगर आपसे किसी ने पूछा कि हम माइटोकॉन्ड्रिया को सेल्फ रेप्लिकेटिंग ऑर्गेनेली क्यों कहते हैं, उसकी वजह यह है कि इसी माइटोकॉन्ड्रिया में डीएनए है, राइबोसोम है, ये दोनों मिलकर प्रोटीन की सिंथेसिस करती है, तो इसी वजह से माइटोकॉन्ड्रिया को हम सेल्फ रेप्लिकेटिंग ऑर्गेनेली भी कहते हैं। लेकिन इसमें भी आप लोगों ने एक इम्पोर्टेंट पॉइंट वो आप लोगों ने याद रखना है, और वो इम्पोर्टेंट पॉइंट हमारे पास ये है कि जो माइटोकॉन्ड्रिया होता है उसमें जो प्रोटीन की सिंथेसिस होती है, तो ये हमारे पास जस्ट 10% जो प्रोटीन होता है वो सिंथेसाइज होता है माइटोकॉन्ड्रिया में। ठीक है, बाकी जो 90% होता है वो सेल के दूसरी जगहों से आता है माइटोकॉन्ड्रिया में, तो इसी वजह से माइटोकॉन्ड्रिया को हम सेमी ऑटोनॉमस ऑर्गेनेली भी कहते हैं। ठीक है, आप लोगों ने ये बात याद रखनी है कि माइटोकॉन्ड्रिया को हम सेमी ऑटोनॉमस ऑर्गेनेली भी कहते हैं, क्योंकि ये 100% प्रोटीन की सिंथेसिस नहीं करता, सिर्फ 10% प्रोटीन की सिंथेसिस माइटोकॉन्ड्रिया में होता है, तो इसी वजह से इसको हम सेमी ऑटोनॉमस ऑर्गेनेली कहते हैं। अभी एक और इम्पोर्टेंट पॉइंट डिस्कस करनी है, जो हमारे पास माइटोकॉन्ड्रिया का क्रिस्टी होता है, ठीक है, जो इनर मेम्ब्रेन की इनफोल्डिंग्स है जिसको हम क्रिस्टी कहते हैं, तो जो क्रिस्टी है उसकी इनर साइड में एक नॉब लाइक स्ट्रक्चर मौजूद होता है जिसको हम F1 पार्टिकल कहते हैं। ठीक है, तो आइए वो डिस्कस करते हैं। स्टूडेंट्स, जो हमारे पास क्रिस्टी है, अगर इसका एक स्ट्रक्चर हम निकाले इस तरह, दिस इज क्रिस्टी। ठीक है, तो जो क्रिस्टी है उसकी इनर साइड में, ठीक है, यानी इन साइड जो होता है क्रिस्टी का, उसमें एक नॉब लाइक स्ट्रक्चर मौजूद होता है। ठीक है, इस नॉब लाइक स्ट्रक्चर को हम कहते हैं F1 पार्टिकल। इसको हम F1 पार्टिकल कहते हैं। आप लोग याद रखिएगा कि F का मतलब इधर होता है, F मीन फ्रैक्शन, F मीन फ्रैक्शन, मतलब इस F के दो हिस्से होते हैं। कौन कौन से? फॉर एग्जाम्पल ये हमारे पास हो गया क्रिस्टी। ठीक है, तो जो F1 पार्टिकल होता है उसकी सिंथेसिस इसी क्रिस्टी में होता है। ठीक है, तो ये जब मैच्योर होता है तो क्या करता है, फॉर एग्जाम्पल ये हमारे पास इनिशियल टाइम में F1 पार्टिकल है। ठीक है, इसकी आहिस्ता आहिस्ता ग्रोथ होती है और जब ये मैच्योर होता है तो इस क्रिस्टी को ये रप्चर करता है और ये इस तरह बाहर आ जाता है, इस तरह। ठीक है, तो F1 पार्टिकल के हमारे पास 3 पार्ट्स है। एक हमारे पास हेड होता है, ठीक है, एक इसका स्टॉक होता है और एक इसका बेस होता है। ठीक है ना, तो जो ये बेस होता है ये एम्बेडेड होता है क्रिस्टी में, तो इसी वजह से इस बेस को हम F0 और F0 भी कहते हैं। तो F1 पार्टिकल और F0 पार्टिकल की जो कॉन्सेप्ट है, आई होप कि आपको लोगों को वो समझ में आ चुका होगा।
और आप लोग याद रखिएगा कि जो F1 पार्टिकल है उसकी हेड में एंजाइम्स मौजूद होते हैं और उन एंजाइम्स का नाम है ATP सिंथेज, ATP सिंथेज एंजाइम, ठीक है। और ये ATP सिंथेज क्या करता है, ये ADP के साथ फास्फेट ग्रुप को ऐड करता है ऑक्सीजन की मौजूदगी में, ठीक है ना, और इससे ATP बनाता है, ठीक है ना। क्योंकि ये प्रोसेस ऑक्सीजन की मौजूदगी में हो गया, यानी ये हमारे पास एरोबिक रिस्पायरेशन है, तो इसी वजह से इस F1 पार्टिकल को हम ऑक्सीसोम भी कहते हैं, ऑक्सीसोम भी कहते हैं, क्योंकि ये ऑक्सीजन की मौजूदगी में ये प्रोसेस वो कंप्लीट हो गया है। स्टूडेंट्स, अभी हम आते हैं माइटोकॉन्ड्रिया की फंक्शंस की तरफ। तो जो हमारे पास माइटोकॉन्ड्रिया है उसका इम्पोर्टेंट फंक्शन हमारे पास ये होता है कि इसमें जो सेलुलर रिस्पायरेशन की जो स्टेप्स है वो होती है माइटोकॉन्ड्रिया में। फॉर एग्जांपल हमारे पास क्रेब्स साइकिल हो गया या इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट चेन हो गया, और सेलुलर रिस्पायरेशन के ज़रिए जो हमारे पास ऑर्गेनिक फूड होता है इसकी ब्रेकडाउन होती है, और जब ये सेल को पहुंच जाता है तो सेल में माइटोकॉन्ड्रिया के ज़रिए उसी से एनर्जी की रिलीज़ होती है, और वो एनर्जी हमारे पास ATP की शक्ल में मौजूद होती है। तो ये हमारे पास सेलुलर रिस्पायरेशन में इम्पॉर्टेंट रोल प्ले करता है। इसके अलावा जो हमारे पास माइटोकॉन्ड्रिया है, इट आल्सो प्ले अ ग्रेट रोल इन सेल डेथ, जिसको हम एपोप्टोसिस कहते हैं। और जो हमारे पास सेल की डेथ होती है, फॉर एग्जांपल अगर कोई सेल ज़्यादा ग्रोथ करता है या कोई सेल ओल्ड हो गया है, उसका उम्र ज़्यादा हो गया है, तो उसका डेथ भी माइटोकॉन्ड्रिया के ज़रिए हो सकता है। किस तरह होता है, एक हमारे पास एक केमिकल सीक्रेट करता है जिसको हम साइटोक्रोम C कहते हैं, और इसके ज़रिए हमारे पास सेल की डेथ होती है जिसको हम एपोप्टोसिस कहते हैं। तो सेल डेथ इज अनदर फंक्शन ऑफ द माइटोकॉन्ड्रिया। और लास्ट हमारे पास ये है कि ये हमारे पास कैल्शियम आयन वो स्टोर करता है, और कैल्शियम आयन हमारे पास जो नर्व इम्पल्सेस है उनकी ट्रांसमिशन में हेल्प करता है। इसके अलावा जो मस्कुलर कॉन्ट्रैक्शन रिलैक्सेशन है उसमें हेल्प करता है। तो ये हमारे पास डिफरेंट फंक्शंस हो गए माइटोकॉन्ड्रिया के। डियर स्टूडेंट्स, अगर आप लोगों के जहन में कोई क्वेश्चन, कोई सवाल हो तो आप लोग कमेंट सेक्शन में हम लोगों से पूछ सकते हैं। थैंक यू सो मच।